हाय गाइस, हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इस वीडियो में भी हम मिक्स्ड क्वेश्चंस लेने वाले हैं अलजेब्रा के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट को मैं साथ में बताऊंगा बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको सिखाता हूँ पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। तो यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पहली इक्वेशन जो है हमारी वो ये है कि 7x² प्लस 17x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मिडल टर्म को हम स्प्लिट किया करते हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं इस तरह से कि प्रोडक्ट करके 7 12 जब 84 आए, -84 आए। तो यहाँ पे मिडल टर्म आप पाएंगे जो स्प्लिट होगी वो कुछ ऐसे होगी, 21x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका। अब देखो मिडिल टर्म यहाँ पे स्प्लिट हो गई है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद अब आपको क्या करना है, बस जो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट्स हैं +21 और -4, इनका साइन चेंज कर देना है। जैसे +21 है तो -21। देखो एक तो अप्रोच ये थी कि फैक्टर्स बना के करें, एक अप्रोच ये है कि जो कोफिशिएंट्स हैं मिडिल टर्म के उनका साइन चेंज कर दो। +21 है तो -21 और -4 है तो +4 और x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। तो दोनों को 7 से डिवाइड कर दो, बस आपके रूट्स आ जाएंगे। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे रूट्स होंगे वो होंगे -3 और 4/7, -3 एंड 4/7। ये रूट्स बनेंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये तरीका बहुत आसान है। जैसे आप दूसरे वाले पे लगाइए, y वाले पे लगाइए, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। अगर मैं y वाले पे लगाता हूँ, y वाले पे लगाता हूँ तो 4y² माइनस 17y प्लस 15 इक्वल टू 0 है। तो मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि प्रोडक्ट करके 4 15 जा कितना आए, 60 आए। तो करिए, इसको स्प्लिट करिए तो आप पाएंगे इस बार जो स्प्लिट करके आएगा वो -12y और -5y आएगा, प्लस 15 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब आप मिडल टर्म के कोफिशिएंट्स के साइन चेंज कर दो। तो साइन चेंज करोगे तो एक बन जाएगा +12 और एक बन जाएगा +5 और y² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। y² का कोफिशिएंट है 4, तो 4 से कर दो डिवाइड। तो 4 से यदि डिवाइड कर दोगे तो ये कटने के बाद आपका 3 बन जाएगा। एक हो गया 3 और दूसरा हो गया 5/4। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि x और y में रिलेशन क्या है। तो आप पाएंगे बच्चों यहाँ पे x के जो वैल्यूज़ हैं वो ये दो हैं और y की जो वैल्यूज़ हैं वो ये दो हैं। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं, पूछा है कि x और y में रिलेशन क्या है, तो यहाँ का जो y का वैल्यू ये 3 है, कैन वी से वो इन दोनों वैल्यू से बड़ा है, वो -3 से भी बड़ा है और 4/7 से भी बड़ा है। और दूसरा वैल्यू जो 5/4 है, कैन वी से दैट वो भी -3 और 4/7 दोनों से बड़ा है। तो बेसिकली y की दोनों वैल्यू ही x की दोनों वैल्यू से बड़ी हैं। तो वी कैन से दैट अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे y हर केस में बड़ा है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि y हर केस में बड़ा है। तो y शुड बी ग्रेटर देन x। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा और यही सवाल का आंसर है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप जल्दी सोल्व कर सकते हो, आपको फैक्टर्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, इमेजिनरी रूट्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिकली जो x का वैल्यू होता है, एक इक्वेशन है अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें हाँ जी, इसमें x का जो वैल्यू होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ऐसे करके भी आप दोनों रूट्स निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। बट जो रूट के अंदर होता है ना बच्चों, ये रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं सर? डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं। डी बेसिकली b² माइनस 4ac है, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस पे नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं। बेसिकली रूट्स कैसे होने वाले हैं वो b² माइनस 4ac पे डिपेंड करते हैं। अब जो d है वो 3 तरह की वैल्यू ले सकता है। जो d है वो 3 तरह की वैल्यू ले सकता है। क्या क्या? या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, या d इक्वल टू 0 होगा, या d लेस देन 0 होगा। बेसिकली d की 3 वैल्यू हो सकती है, या तो d ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा,
डी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये लिख भी लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं अपने को। डी इक्वल टू जीरो है तो रूट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। और डी यदि लेस देन जीरो है तो हम ये कहेंगे जो रूट्स होते हैं वो हमारे इमेजिनरी होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, वी कैन से दैट इमेजिनरी रूट्स, रूट्स जो बनेंगे वो इमेजिनरी बनेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिनरी रूट्स, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डी निकालिए। डी बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और वो लेस देन जीरो होना चाहिए हमारा, वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो बी का स्क्वायर बेसिकली -2 का स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए है पी इस केस में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, और सी है 5, तो ये लेस देन जीरो होना चाहिए। बेसिकली 4 माइनस 20p शुड बी लेस देन जीरो, 20p को दूसरी तरफ ले जाइए तो 4 शुड बी लेस देन 20p, और वी कैन से दैट 20p शुड बी ग्रेटर देन 4, या फिर हम सिंपली यहाँ से बोल सकते हैं p शुड बी ग्रेटर देन 4/20 या 1/5, तो 1/5 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, p शुड बी ग्रेटर देन 1/5। अगेन आंसर ऑप्शन ए मैच करता है और आंसर ऑप्शन ए ही सवाल का सही आंसर है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन करिए आप, इसमें कहता है कि रूट्स जो है वो इक्वल है, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल के लिए हमने क्या सीखा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जीरो होना चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 इंटू a1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट cp है, तो ये इक्वल टू जीरो है, तो 4p का वैल्यू 9 हो जाएगा। वी कैन सिंपली से दैट p का वैल्यू जो आएगा वो 9/4 आएगा, तो आंसर ऑप्शन सी मैच करता है और यही क्वेश्चन का सही उत्तर है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इस सवाल में मैं एक अप्रोच और बताता हूँ आपको, क्योंकि पेपर में वो भी लग जाती है, उससे भी जल्दी आंसर आ जाता है। देखो एक बात और ध्यान रखना, अगर अल्फ़ा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब सॉल्यूशंस, अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमेशा c/a होता है। जैसे अगर आप हमारे वाले क्वेश्चन में निकालोगे x² माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 में, तो इसमें पाओगे बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है हमारा और अल्फ़ा इंटू बीटा p के बराबर है, क्योंकि x² का तो कोफिशिएंट 1 है। अब क्योंकि इसमें दोनों रूट्स इक्वल दिए हुए हैं तो वी कैन से दैट अगर सम 3 है तो दोनों ही 3/2 बनेंगे, है ना, और p किसके इक्वल है, p इक्वल है अल्फ़ा इंटू बीटा के, तो वी कैन से दैट 3/2 इंटू 3/2, तो आंसर 9/4 हो जाएगा। देखो यही तो आंसर था, तो आंसर ऑप्शन सी मैच करता है, ये सवाल का आंसर है। इस सेकंड वाले मेथड पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं ताकि ये बात अच्छे से समझ में आ जाए आपको। जैसे आप बेटा लेट मी सी कौन सा क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस तरह की चीज़ों पे जो अभी अभी सिखाया है मैंने, ये वाला क्वेश्चन देखिए, वो कहता है कि इसके रूट्स जो हैं वो रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। अच्छा, रूट्स अगर रेसिप्रोकल हैं इसका मतलब अगर एक x है तो दूसरा 1/x है, एक अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ उनका जो प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं तो दोनों का प्रोडक्ट करके 1 आएगा, और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a के, तो c/a 1 होना चाहिए, तो c/a 1 होना चाहिए इस केस में। तो c/a क्या बनेगा, c है ये पूरी वैल्यू 5 टाइम्स ऑफ 5m - 4 और a का वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 1 है। वी कैन सिंपली से दैट ये इससे कट जाएगा, 5m का वैल्यू 5 आ जाएगा, -4 उधर जाके 4 हो जाएगा, m का वैल्यू 1 हो जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। और दिखा देता हूँ मैं आपको सवाल, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं मिलके। इसमें कहता है कि दोनों ही रूट्स जो हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं बट अपोजिट इन साइन है। अपोजिट इन साइन का क्या मतलब है, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा -अल्फ़ा है, हाँ एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों इक्वल हैं वैल्यू में। तो अगर ऐसा है तो कैन वी से दोनों का जो सम बनेगा वो 0 होना चाहिए, दोनों का जो सम बनेगा वो 0 होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कट के 0 बना देते हैं। तो -b/a जो बनेगा आपका वो 0 बनना चाहिए। इस केस में -b मतलब -3m - 6 डिवाइडेड बाय a विच इज 7 इक्वल टू 0 होना चाहिए। उधर जाके ये 0 हो जाएगा, -b उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो 3m - 6 बराबर 0 बचेगा।
तो हम m का वैल्यू बेसिकली 6/3 बेसिकली 2 बोल सकते हैं और 2 ही सवाल का सही आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को खत्म कर सकते हैं। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन करिए, कहते हैं सम ऑफ रूट्स इज 11, तो k का वैल्यू बताओ। तो अल्फा प्लस बीटा अपने को 11 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अभी बताया -b/a, तो माइनस ऑफ 3k - 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 1 - 3k माइनस अंदर जाके माइनस कर देगा, है ना, और ये 2 उधर जाके 22 हो जाएगा। तो 3k का वैल्यू ये इधर आएगा तो -21 हो जाएगा, k का वैल्यू -7 हो जाएगा, तो -7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन ए मैच करता है और यही सवाल का आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर बताइए मुझे फटाफट से। कहता है कि प्रोडक्ट जो है वो -1 है, प्रोडक्ट जो है -1 है रूट्स की। तो प्रोडक्ट होती है अल्फा इंटू बीटा इज -1, तो अल्फा इंटू बीटा -1 है, तो बेसिकली c/a आपका -1 है। तो c आपका 2m - 1 है और a आपका m है इज इक्वल टू -1 है, तो 2m - 1 का वैल्यू -m आएगा, 3m का वैल्यू आपका 1 आएगा, m का वैल्यू आपका 1/3 आएगा। आंसर ऑप्शन ए मैच करता है और यही क्वेश्चन का उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे सारे सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आई एम श्योर इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आप कर लोगे, ये सारे क्वेश्चंस इसी पे थे, ठीक है। और देखते हैं, अब लेते हैं हम जरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस। एपी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे डिफरेंस हर दो टर्म्स के बीच में सेम होता है। एपी किसको बोलते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी एपी कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है। अच्छा, एपी के केस में मैं 2 फॉर्मूले आपको लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा। nth टर्म जो होती है बच्चों वो a + n - 1 इंटू डी होती है। a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और d क्या है कॉमन डिफरेंस, सब में डिफरेंस कितने कितने का है। और सम निकालने का फॉर्मूला होता है एपी के अंदर n/2। बेसिकली फॉर्मूला जो काम करता है वो n/2 2a + n - 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला है। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन मिलके, ये वाला सवाल करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कहते हैं T3 + T7 + T30 + T34, इन चारों का जो सम है वो 20 है। तो अपने को ना सम ऑफ 36 टर्म्स बतानी है। आप एक बात समझो इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों, जैसे अगर टर्म्स हमारे पास T1 T2 T3 T4 T5 है, कितने भी टर्म्स उठा लो। देखो एपी में जैसे, हाँ जी, या मैं इससे सिखाता हूँ, एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ये बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। जैसे मैं कुछ एपी में कुछ भी टर्म्स लिख देता हूँ। सपोज़ एपी में मैं 6 टर्म्स लिख देता हूँ, कोई भी मान लो टर्म्स हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो इसमें आप पाएंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का सम भी 16 है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम भी 16 है, थर्ड और थर्ड लास्ट का भी सम 16 है। तो बेसिकली यहाँ पे दो के पेयर्स में फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, ऐसे करके करोगे यदि, तो वो सम सेम आएगा हमेशा, हमेशा सर हमेशा एपी में सम वो सेम आएगा। तो इसमें भी ये थर्ड टर्म है T3 और ये थर्ड लास्ट टर्म है, क्योंकि 36 टर्म्स हैं। तो 36, 35, 34, तो 34 जो है वो थर्ड लास्ट टर्म है। और ऐसे ही T7 सेवन्थ टर्म है और T30 जो है वो भी सेवन्थ टर्म है बट राइट से, सेवन्थ टर्म है बट राइट से, है ना। और T7 जो है लेफ्ट से सेवन्थ टर्म है। तो कैन वी से जो सम इन दोनों का होगा वही सम इन दोनों का होगा। और अगर टोटल सम 20 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, है ना। और हमें सम बताना है 36 टर्म्स का। तो 36 टर्म्स में मुझे बताओ पेयर्स कितने बनेंगे। जैसे 4 टर्म्स थी तो पेयर 2 बने थे और हर एक पेयर का सम 10 है। तो अगर 36 टर्म्स लिखूंगा मैं T1 T2 T3 T4 ऐसे करके, T34 T35 T36, तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इन दोनों का सम भी 10 होगा, क्योंकि हर दो पेयर का सम 10 होगा। क्योंकि एपी है तो एपी में अगर इन दोनों का सम 10 था पेयर में, तो सबका सम 10 होगा, सबका सम 10 होगा। और अगर 36 टर्म्स हैं तो पेयर कितने बनेंगे, पेयर 18 बनेंगे, 18 पेयर बनेंगे और सबका सम 10 बनता है। तो कैन वी से 180 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबका सम 18 बनता है और सबका सम 10 बनता है और 18 पेयर्स है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 180। 180 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे इसी पे ही आप एक दूसरा क्वेश्चन करिए, एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, इसी पे ही मैं चेक कर देता हूँ।
हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखो 4 अरिथमेटिक मीन्स का मतलब है हमें 4 वैल्यू इंसर्ट करनी है, हमें ना 4 वैल्यू इंसर्ट करनी है इनके बीच में, 4 वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है इनके बीच में जो एपी में है। तो बेसिकली 7 और 52 एपी में है। 4 अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है इनके बीच में 4 वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। और हमसे ना इन चारों वैल्यू का सम पूछा हुआ है, जो आपने 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए हैं इन चारों का हमसे सम पूछा हुआ है। तो आप ये बताओ इन दोनों का सम कितना है। इन दोनों का सम 59 है। तो कैन वी से सेकंड और सेकंड लास्ट का भी सम 59 होगा और थर्ड लास्ट का भी सम 59 होगा। तो हर एक दो के पेयर में सम 59 देगा। तो हमें तो ये अंदर वाली टर्म्स का सम बताना था, तो इसका और इसका सम बताना है, क्योंकि अंदर तो यही दोनों है ना। तो 59 दो बार लेना है, तो 59 इंटू 2 हो जाएगा। कैन वी से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 118। तो बी बॉम्बे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अंदर वाली टर्म्स लेनी है, हमें पूछा था अरिथमेटिक मीन निकालो अंदर वाली टर्म्स का। तो अंदर वाली टर्म्स हमारे पास 59 ही सम बनता है, कांस्टेंट बनता है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा बच्चों को, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला है। तो इसका यूज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए, तो कहता है फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 8। हमने कहा nth टर्म जो होती है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, और ये हमें 8 दी हुई है। तो ये हो जाएगा a प्लस एन का वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 1 a प्लस 3d का वैल्यू 8 हो जाएगा। a प्लस 3d का वैल्यू 8 है, इस इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। आपको सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ 7 टर्म्स फॉर्मूला लगा दीजिए n/2 वाला बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इससे क्या आंसर बनेगा, हम कहेंगे n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, 7/2 इंटू 2, तो a प्लस 3d बन गया यहाँ पे, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। a प्लस 3d का वैल्यू 8 है, तो 7 इंटू 8 हो जाएगा। वी कैन से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 56। तो सी ऑप्शन मैच करता है और यही सवाल का आंसर है। आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कब लोग इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये वाला सवाल देखो बेटा, और आसान तरीका बताता हूँ आपको और जल्दी हो जाए। जैसे इसमें 6th टर्म हमें दी हुई है, T6 दी हुई है 6 के बराबर, जबकि T16 हमें 14 के बराबर दी हुई है, और हमें T27 बतानी है। तो यहाँ देखो, यहाँ कितनी टर्म्स आगे आ गए। आप कहोगे 10 टर्म्स आगे आ गए सर। तो जो 10 टर्म्स आगे आ गए हो उनकी वजह से कितने का इंक्रीमेंट हो गया, उनकी वजह से 8 का इंक्रीमेंट हो गया है ना। जो 10 टर्म्स आगे आ गए हो उनकी वजह से 8 का इंक्रीमेंट हो गया। और आपको बताना है कि अगर और 11 का इंक्रीमेंट हो जाए तो वैल्यू कितनी बन जाएगी। आपको फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैन वी से जो ये 10 टर्म्स आगे बढ़े हो इसकी वजह से 8 वैल्यू का इंक्रीमेंट आया है, तो ये 11 और आगे बढ़ने पे कितने का इंक्रीमेंट आएगा। देखो, एक और आगे बढ़ने पे 8/10 का इंक्रीमेंट आएगा, और 11 और आगे बढ़ने पे 8/10 ऑफ 11 का इंक्रीमेंट आएगा। तो मतलब कि 44/5 का इंक्रीमेंट आएगा। 44/5 का इंक्रीमेंट किस में आएगा, 14 में आएगा। तो 14 वैल्यू पहले से थी भाई, इतने का इंक्रीमेंट आ गया। तो ये अगर आप ऐड कर दोगे 44/5 इसमें, तो वी कैन से दैट 70 प्लस 44 दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 114 डिवाइड बाय 5। तो आंसर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, और यही सवाल का उत्तर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये क्लियर है बच्चों को। अच्छा, इस तरह के कोई और क्वेश्चन करवाऊँ, और क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक और ये वाला सवाल देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूँ बच्चों, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप CUET IP MET के एग्ज़ाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में मॉक्स दे सकते हो। उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे देने के लिए, और प्राइस भी बहुत कम रखा हुआ है हमने, 999 रुपीज़ उसका प्राइस है। तो अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है कहीं भी, तो जल्दी से ज्वाइन करिए, ताकि पेपर बहुत पास है, ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें और आपका पेपर बढ़िया से बढ़िया हो सके, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। कहता है कि T7th टर्म एंड T9th टर्म, T7 जो है वो 12 के बराबर है, और T9th जो है वो 18 के बराबर है, और हमें T20th टर्म बतानी है। तो आप ये बताइए, यहाँ से यहाँ आपने कितने का इंक्रीमेंट किया, आप 2 टर्म आगे चले गए, और यहाँ से यहाँ आपका वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 6 का। तो हम ये कहेंगे 2 वैल्यू आगे बढ़ने पे, 2 टर्म्स आगे बढ़ने पे 6 का इंक्रीमेंट होता है। तो हमें बताना है, ये देखो 9 से 20 11 का इंक्रीमेंट, तो 1 का इंक्रीमेंट
एक 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 टर्म आगे जाते हो तो 3 वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा, और 11 टर्म्स आगे जाते हो तो हम कहेंगे 11 इंटू 3 33 का इंक्रीमेंट होगा। 33 का इंक्रीमेंट किस पे? 18 पे। तो 18 प्लस 33, कैन वी से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 51, और 51 ही सवाल का सही आंसर है। तो आई एम श्योर आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा बच्चों, आज का वीडियो मज़ा आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग करके बताइएगा मेरे को। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा वॉच किया, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। तो क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, तो इसका आंसर आप दीजिएगा, या फिर एक काम करिए, क्वेश्चन कोई भी कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें से दे देता हूँ। ठीक है, तो मेन बात यह है कि बच्चों रिज़ल्ट अच्छा लेके आओ, क्वेश्चंस करो अच्छे से, और हमें रिज़ल्ट चाहिए, आपको भी रिज़ल्ट चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और आंसर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ़ यू।